पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दौरान 8 विषय हिंदी। आज हम निबंध लेखन में पढ़ेंगे अनुलेखन। अनुलेखन यानी कि हिंदी हमारी पुस्तक का एक पाठ का एक फकरा, जिसको हम शब्दशः लिखेंगे। इस फकरे में हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें स्वर, विराम चिन्हों सबको ध्यान में रखते हुए इसको लिखना चाहिए, स्वच्छ अक्षर में लिखना चाहिए। तो आज हम इस अनुलेखन को पढ़ेंगे और हम समझेंगे भी। सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यह कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। इस फकरे में विराम चिन्ह और स्वर को ध्यान में रखते हुए ये फकरा बनाया है। ये अनुलेखन हमें लिखना है। अब हम पढ़ेंगे एक कहानी। एक पशु है। वो कैसा है? जंगली पशु है, जंगली प्राणी है। और एक बालक है, एक लड़का है। उन दोनों में कैसी मित्रता है। और वो लड़के ने जो उसके साथ व्यवहार किया था, अच्छा व्यवहार किया था, उसने जो उस पर जो उपकार किया था, उसका बदला उस प्राणी ने, मूंगे प्राणी ने उस पर कैसे उसका बदले का कैसे उपकार का बदला लिया और उसके साथ कैसी मित्रता निभाई, वो यह कहानी में हम देखेंगे। कहानी का शीर्षक है कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। क्या करता था? उसके देश में जो बहुत गुलाम लोग थे, उसके साथ वो सख्त ज़बरदस्ती से उसके साथ मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। क्या खा लिया? उसके वहाँ से एक गुलाम ने फल की चोरी की और एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। कौन था वो गुलाम? था वो एक लड़का था और उसने एक फल की चोरी की थी। फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। क्या किया? उसे भी दंड का जो भय लगा, इसलिए वो गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। जंगल में जाकर उसने क्या किया? उस पीछे बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी। वो झाड़ी के पीछे बैठा था और झाड़ी के में बैठे बैठे उसने एक सिंह को दर्द के मारे कराहने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठा कर देखा। क्या किया? उस लड़का सिंह के पास आया और उसे पता लग गया कि सिंह को पैर में कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द हुआ है। इसलिए उसने क्या किया? उसके पैर का दायां पंजा उठाया। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई, सिंह का दर्द दूर हो गया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई।
क्या हुई, सिंह और उस लड़के में दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। जो निर्दयी राजा था उसके सिपाही ये गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। कहाँ देखा उन्होंने? उस लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार करके राजा के सामने ले गए। क्या किए? वो सिपाही थे, उसने उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। क्या क्या राजा ने कि उसे मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि इसे एक भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए, वैसे उसकी मौत हो जाएगी। जंगल में सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में फेंक दिया गया। क्या किया कि जंगल से एक सिंह को पकड़कर लाया गया और उसे इस सिंह को कई दिनों तक भूखा रह गया। और भूखा सिंह होता है वो कोई भी मनुष्य को देख के उस पर टूट पड़ता है और उसे खा जाता है। फिर एक दिन क्या किया, लड़के को वो सिंह के साथ इसके पिंजरे में फेंक दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा। वो भूखा सिंह था, कई दिनों तक खाया नहीं था, इसलिए वो उस सिंह ने लड़के को खाने के लिए उस पर टूट पड़ा, परंतु फिर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या किया? पर बाद में वो उस लड़के के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। क्या किया? वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। क्या किया था कि वो सिंह था जिसको जंगल में कांटा लगा था, तो उस लड़के ने उसके पैर में से कांटा निकाला था और उसका दर्द कम हुआ था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार को सबको चकित कर दिया। क्या किया? लड़के के प्रति जो स्नेह ने जो प्यार भरा व्यवहार दिखाया, वो देखकर सब प्रजा बैठी थी उसको चकित कर दिया। वो सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। क्या कहा कि जो जंगल का राजा सिंह है उसने इस लड़के को नहीं मारा, उसके प्रति जो दया दिखाई, तो मैं भी क्या भला इंसान हूँ, मैं क्यों इस लड़के को मार सकता हूँ। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। क्या किया कि ऐसा सोचकर उसने लड़के को माफ़ कर दिया। उसने उसे गुलामी के बंधन से भी मुक्त कर दिया, सिंह को भी मुक्त कर दिया। इस तरह गुलाम लड़के को भी जो फल की चोरी की थी उसके गुनाह में उसे भी मुक्त कर दिया और सिंह को भी मुक्त कर दिया। तो अब हम इस कहानी में क्या समझे, तो आज हम आगे हम बोध देते हैं कि सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ ही किए गए उपकार को नहीं भूलते। क्या कहते हैं कि कोई खूंखार पशु है जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे, तो वो भी हमारे साथ जैसा हम व्यवहार करते हो वैसा वो हमारे साथ करता है। हम उसको मदद करेंगे तो वो भी हमें मदद करेगा और हमारा साथ निभाएगा। देखिए ना कि इस लड़के और सिंह की मित्रता। मित्रों, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। उदाहरण 8, विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन में पढ़ेंगे मेरे सपनों का भारत। हम कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और हमारे इस निबंध में हम भारत की वर्तमान स्थिति,
भारत का हमारा भारत कैसा होगा, हमारे देश में कैसी कृषि और उद्योग कैसे होंगे, हमारे देश की शिक्षण कैसा होगा, संरक्षण कैसा होगा, हमारे देश के सभी लोगों के हमारे देश के रक्षक कैसे होंगे, हमारे देश में कैसी राष्ट्रीय एकता और कैसी भावनाएं होगी, वो सब इस निबंध में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम अब निबंध को समझेंगे। मेरे सपनों का भारत। स्वतंत्रता पाने के बाद कृषि, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, संरक्षण आदि क्षेत्रों में भारत ने प्रगति के दर्शन कराए हैं। क्या कराए? हमें 15वीं अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद हमारे देश में कृषि, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, संरक्षण आदि क्षेत्रों में प्रगति पाई है। विश्व के विकासशील देशों में भारत का अग्रस्थान है। प्रथम स्थान कौन सा है? भारत का। सबसे ज़्यादा विकासशील देश हमारा देश है। इसके बावजूद हमारा देश अपनी मूल्य समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सका है। जब मैं अपने देश की वर्तमान तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि यह तो मेरे सपनों का भारत नहीं है। मेरे सपनों का भारत तो वह भारत है जिसमें गांधी जी के राम राज्य का आदर्श होगा। क्या कहते हैं कि मेरे सपनों का जो भारत है उसमें गांधी जी का राम राज्य और आदर्श होगा। गांधी जी कैसे थे? सत्यवादी थे और राम भक्त थे और आदर्शवादी थे। वह ऐसा भारत है जिसके लिए हमारे देश के शहीदों ने अपने अनमोल प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। मेरे सपनों के भारत में स्वराज्य ही नहीं बल्कि सुराज्य भी होगा। मेरी कल्पना का भारत सब तरह से एक फलता फूलता देश होगा। गाँव में किसान अपनी भूमि के मालिक होंगे, उनके खेतों में हरियाली और उनके जीवन में खुशहाली होगी। क्या हमारे देश में सभी किसान हैं, उसके खेत में हरियाली भी होगी और उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। शहरों में उद्योग धंधे फलते फूलते होंगे। मिलों कारखानों में प्रसन्नता से काम करते हुए मजदूर देश को समृद्ध बनाने में जुटे होंगे। देश में न किसी के सामने बेकारी का प्रश्न होगा और न भूख किसी की मृत्यु का कारण बनेगी। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में बेकार होकर बैठा हुआ नहीं होगा। सबके तन पर कपड़ा होगा और सबके दिल में खुशी होगी। मेरे सपनों का भारत में छोटे से छोटे गांव में भी प्राथमिक पाठशाला होगी। प्राथमिक पाठशाला होने से सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब है, धनवान है, सभी इस शाला में पढ़ सकते, सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं। बड़े गांव में विद्यालय और कस्बों में महाविद्यालय ज्ञान विज्ञान का प्रकाश फैलाते होंगे। जगह जगह पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले होंगे। शिक्षा में औद्योगिक और तांत्रिकी विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। हमारे विद्यालय सरस्वती के सच्चे मंदिर होंगे। मेरे सपनों के भारत में रोगों को लोगों के जीवन पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। शहरी और देहाती इलाके में चिकित्सा की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। क्या शहर में और गांव में भी चिकित्सा यानी कि दवा गांव वाले को भी दूर जाना पड़ेगा नहीं। गांव दवाखाने होंगे। गांव का डॉक्टर किसी ग्रामवासी को बेमौत नहीं। गांव में भी अस्पताल खुले होंगे।
हमारे देश की संरक्षण व्यवस्था लाजवाब होगी। हमारी सेनाएं शत्रुओं को हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र डालने नहीं देंगी। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो दूसरे देश के जो सैनिक है, शत्रु है, उसको हमारे देश में नज़र डालने नहीं देंगे। देश में कानून का सख्ती से पालन होगा। चोरों, डाकुओं, तस्करों और काला बाजार करने वालों को अपनी काली कमाई के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो चोर है, डाकुए हैं, तस्करों और काला बाजार करने वाले जो लोग हैं उसके और यह कर जो अपनी काली कमाई को इकट्ठा करते उसके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। भ्रष्टाचारियों और देशवासियों को कड़ी सजाएं देकर उन्हें उनके कर्मों का फल चखाया जाएगा। जो भ्रष्टाचार करते हैं और देशद्रोही देश के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसे भी बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएंगी और उसके कर्मों का फल भी उसे मिलेगा। मेरे सपनों के भारत में सभी देशवासी एकता के सूत्र में बंधे होंगे। क्या कहते हैं कि सभी व्यक्ति एक है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं होगा। हमारे देश में गरीब, धनवान सभी व्यक्ति एक और अलग अलग जाति के व्यक्ति भी एक धर्म के अलग धर्म भले अलग हो, लेकिन सभी व्यक्ति एक ही है, ऐसा हमारे देश में होगा। उनमें प्रांतवाद, भाषावाद तथा धार्मिक संकीर्णता का विष न होगा। क्या कहते हैं कि उसमें प्रांतवाद, भाषावाद, ये अलग नाती का है, वो अलग नाती का है, उसकी भाषा अलग है, उसकी रहनी करनी अलग है, उसका धर्म अलग है, ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव सबके मन में होगा। सब खुले दिल से राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में लगे होंगे। क्या कहते हैं? सब अपने दिल से, खुले दिल से राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में लगे होंगे। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति आदि की दरारें न होगी। दहेज और कुप्रथाओं का कहीं स्थान न होगा। और इस तरह हमारे यहाँ स्त्रियां भी सुरक्षित होगी। कोई उस पर जबरदस्ती दहेज लेने के लिए और जो कुप्रथा हो वो हमारे देश में आगे नहीं होगी। इस प्रकार मेरे सपनों का भारत एक महान और आदर्श देश होगा। क्या कहते हैं कि इस प्रकार मेरे सपनों का भारत कैसा होगा? एक महान आदर्श देश होगा। सारा विश्व उनसे प्रेरणा लेगा। काश मैं अपने सपनों के भारत को अपनी आँखों देख सकूं। नमस्कार, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आगे मेरे सपनों के भारत का निबंध पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे प्रिय वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पहले हम परिचय लेंगे, बाद में उनका जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उसके बारे में हम इस निबंध में पढ़ेंगे। तो हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में इस निबंध में पढ़ेंगे और समझेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक हैं। सन 1997 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। सन 2002 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी कि 5 साल तक। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में रामेश्वर नामक एक कस्बा है। यह भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में एक है। 15 अक्टूबर 1931 को यही डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जो
रामेश्वर नाम का एक कस्बा है, गांव है, वहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। उनके परिवार की स्थिति सामान्य थी। उनके पिता नाविक थे। अब्दुल कलाम तेजस्वी विद्यार्थी थे, यानी कि बहुत होशियार विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें कई पुरस्कार मिले। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और तमिल उनके प्रिय विषय थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातक तक की पढ़ाई की। उनकी रुचि इंजीनियरिंग में थी। वे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। क्या बने? एरोनॉटिकल इंजीनियर। वे पायलट बनना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनका परिवार कैसा था? सामान्य परिवार था। इसलिए उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो पायलट बनने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। डॉक्टर कलाम ने विमान और रॉकेट बनाने की तकनीकी सीखी। उन्होंने भारत सरकार के कई स्थानों में काम किया। तरह तरह के मिसाइल बनाने में उन्होंने कुशलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि कई मिसाइल प्रक्षेपास्त्र बनाए। क्या बनाया? पृथ्वी, आकाश, अग्नि जैसी कई मिसाइल उन्होंने बनाई। इस तरह उन्होंने शत्रु के परमाणु हमलों से भारत को मजबूत सुरक्षा प्रदान की। डॉक्टर कलाम स्वभाव से बहुत नम्र और सहनशील व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम कैसे व्यक्ति थे? नम्रतावान और सहनशील व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सादा था। वे तीव्र गति से काम करने में विश्वास करते थे। वे कहते थे, सपने देखो और उन्हें साकार करो। क्या कहते थे? कि हमें सपना भी देखना चाहिए और उस सपनों को साकार करने के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। और उस सपने को पाने के लिए मेहनत करते समय जो बाधाएं आती है, मुश्किलें आती है, उसका हमें सामना करना चाहिए, तो हम अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में व्याख्यान दे रहे थे। उस समय हार्ट अटैक के कारण अचानक उनका निधन हुआ। उनकी आयु 83 वर्ष की थी। भारत माता को अपने इस सपूत पर गर्व है। हमारे यह APJ अब्दुल कलाम हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए कई अच्छे कार्य किए और उनके 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। ऐसे हमारे जो वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, उसको भारत के हर एक व्यक्ति उन पर गर्व करता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ेंगे यदि सूरज न निकले तो। सूरज न निकले तो अंधेरा होगा और सूरज निकले तो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर, हमारी ज़मीन पर पड़ेगी और रोशनी ही होगी। सूरज निकलने से वनस्पति, प्राणी सब खुश हो जाते हैं। फूल खिल जाते हैं। सूर्य का जो किरण पड़ती है उससे हमारे यहाँ बगीचे है, उसकी कली खिल जाती है। और वनस्पति जो है वो सूर्य की हाजिरी में ही अपना खाना बनाते हैं। वनस्पति के जो पर्ण है वो अपने सूर्य प्रकाश की हाजिरी में ही अपना खाना बनाता है। तो जो सूर्य ना निकले तो हमारे यहाँ की कैसी स्थिति बन जाती है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्य वनस्पति और प्राणियों के जीवन का आधार माना जाता है। उसी से हमें प्रकाश मिलता है, उष्णता मिलती है। उष्णता यानी कि गर्मी मिलती है। उसी के कारण बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। किसके कारण? जो सूर्य निकले तो उससे गर्मी मिलती है
और वो गर्मी के कारण बादल बनते हैं और उससे वर्षा यानी कि बरसात आता है। जो वर्षा होती है वही अंधकार को दूर करके हमें जगाता है। कौन जगाता है? सूर्य। चंद्र होने से अंधेरा होता है और सूर्य निकलने से उजाला होता है और उजाला होते ही हम सुबह जागते हैं। सपनों की दुनिया में से हटाकर सत्य और कर्तव्य का ज्ञान कराता है। पृथ्वी सूर्य से ही उत्पन्न हुई है। पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई? सूर्य से। पृथ्वी ही सूर्य का एक भाग है। पृथ्वी भी सूर्य से ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सूर्य समस्त जगत का पिता है। ऐसे जीवनदाता सूर्य का यदि उदय ही न हो तो सचमुच यह सृष्टि अपने जीवन से हाथ धो बैठे। क्या कहते हैं कि जो सूर्य देवता का उदय न हो, सुबह ही न हो तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। कहा सूर्य का अनंत प्रकाश और कहा मनुष्य के टिमटिमाते दीप। क्या कहते हैं कि कहा सूर्य का प्रकाश अनंत प्रकाश है और कहा मनुष्य का घरों में जो लगाए गए छोटे बल्ब है वो टिमटिमाते दीप है। यदि सूर्य न निकले तो दुनिया सदा के लिए घने अंधकार में डूब जाए। हमेशा सोते रहकर और अपने सपने देखकर तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि रात भर हम सोते रहे तो हमारा गुजारा सपनों में सोते सोते सपनों में खोए रहे तो हमारा जीवन पूरा नहीं, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पर जब सूर्य देवता अपने प्रकाश का दान ही नहीं करेंगे तो बेचारा मनुष्य अंधेरे में क्या कर पाएगा। क्या कहते हैं कि सूर्य देवता जो अपनी किरणें धरती पर नहीं फैलाएंगे, उनका प्रकाश हमारे धरती पर नहीं पड़ेगा तो मनुष्य अंधेरे में क्या कर सकता है। कहाँ तक दिए जलाए जाएगा? कब तक वो दिया जलाता ही रहेगा? कहाँ तक तेल और बाती जल जल कर अंधकार से युद्ध करते रहेंगे? और कहाँ तक बिजली की बत्तियाँ आदमी को राह दिखाती रहेगी? दीपक और बिजली के बल्ब सदा जलते ही रहे तो न जाने कितना धन उन पर बर्बाद होगा। क्या कहते हैं कि दीपक और बिजली और बल्ब सदा के लिए हम जलाते रहेंगे, चला कर रहेंगे तो कितना धन और उन पर बर्बाद होगा। क्या गरीब परिवार भूखे रहकर ही दिए जलाते रहेंगे? क्या कहते हैं कि गरीब लोग हैं वो दिए जलाकर सारी रात सारे दिन रह सकते हैं। सूर्य से हमें जीवन शक्ति मिलती है। उसका प्रकाश अनेक रोगों का नाश करता है। सूर्य का जो गर्मी है उससे हमारे शरीर में कितने रोग है, हुए रोगों को वो नाश कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। सूर्य का प्रकाश नेत्र रोगों को दूर करने में सहायक होता है और उसके सेवन से स्वास्थ्य को लाभ ही लाभ है। क्या कहते हैं कि हमारे नेत्र में जो तकलीफ होती है वो सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाती है और हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सूर्य का प्रकाश लाभदायक है। इस प्रकार सूर्य से ही हमें स्वास्थ्यमय जीवन का सुख मिलता है। सूर्य के अभाव में यह सुख कहाँ नसीब होता है। जो सूर्य ही नहीं तो हमारे जीवन में कोई सुख नसीब में होता नहीं है। प्रभात के समय सूर्योदय का दृश्य कितना रमणीय होता है। जब सुबह होती है तब सूर्योदय सवेरे सवेरे जो दिखाई देते हैं उसका दृश्य कितना सुंदर लगता है। आकाश में सुनहरी किरणों का फूटना, फिर उनका झलमल झलमल करते हुए आगे बढ़ना और धरती पर आना कितना सुंदर लगता है। यदि सूर्योदय न होता तो हमें यह आनंद कैसे मिल पाता। तब पक्षियों का कलरव और मनुष्यों की चहल पहल कब होती। क्या कहते कि जो सूर्योदय भी नहीं होता तो पक्षी का
के कलरव की आवाज़ भी नहीं सुनाती। मनुष्य कैसे आते जाते दिखाई देते। और तब कहाँ से नदियों की धारा श्वेत चमकीली साड़ी पहनती, कहाँ से ये पेड़ पौधे जीवन पाते, कैसे ये हरी हरी पत्तियाँ मुस्कराती। फिर तो न सरोवर में कमल दिख खिलते और न पूनम का यह प्यारा प्यारा चांद अपनी किरणों से शीतलता और सुंदरता का इतिहास लिखता। क्या कहते हैं, सूर्य की किरणें भी हमारी धरती पर नहीं पड़ेगी तो नई पेड़ पौधे में जीवन पाते, नई हरी हरी पत्तियाँ मुस्कराते और न सरोवर में कमल खिलते और न पूनम का प्यारा प्यारा चांद किरणों में ठंडक और सुंदरता उसकी दिखाई देती। क्या पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्तियों से सूर्य की हाजिरी में ही अपना खाना पकाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों के लिए भी सूर्य का होना आवश्यक है। सचमुच यदि सूर्य ना निकलता तो न वर्षा होती और न किसी प्रकार की वनस्पति ही उग पाती। संसार प्रकाश के लिए तड़पता ही रह जाता और प्रकृति सुंदरता के लिए तरसती ही रह जाती। क्या कहते हैं कि जो सूर्य भी नहीं होता तो इस संस्कार का जो जीवन चक्र है वो स्थिर हो जाता। फिर तो सूरजमुखी का फूल सूर्य की प्रतीक्षा में ही मुरझा जाता और चातक के प्यासे ओठों को कभी स्वाति का जल नसीब न होता। सचमुच सूर्य के अभाव में जगत और जीवन के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। क्या कहते हैं कि सूर्य जो न हो तो इस दुनिया में जीवन का अस्तित्व और जीवन की कल्पना भी अच्छा जीवन जीने की कल्पना भी की जा सकती नहीं है।